मैं बस ये पूछना चाहूँगी कि वो टीम का सिलेक्शन एक्चुअली कैसे होना चाहिए? सबसे बेस्ट जो तरीका होता है टाइम। कि आपने किसी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा है कि ये बंदा कैसा है, क्या है, कैसा काम करता है, इसने क्या क्या किया है। कि डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है सर। डिसिप्लिन सिंपल चीज़ें हैं, आप जो कर रहे हो उसको लगातार करते रहो। आप सुबह 4 बजे उठ जाते हैं सर आप? मैं 4:30 पे उठ जाता हूँ। दैट्स ग्रेट। They will go. पॉलिटिक्स के बारे में क्या ख्याल है? अगली पार्टी किसकी आने वाली है फिर? आई डोंट नो, पॉलिटिक्स है, हिंदुस्तान की जनता है, जनता जो डिसाइड करे। रोबोटिक्स और स्पेस की बात आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और आप स्टडी भी कर रहे थे। हम खुद ही काम कर रहे हैं स्पेस इंडस्ट्री में। हर कोई बिजनेस करना चाहता है, हर कोई स्टार्टअप करना चाहता है। स्टार्टअप में जो जनरेशन आज की आ रही है अच्छा है, मैं कहता हूँ ये आना भी चाहिए। हम जब बात करते हैं इकोनॉमी की तो इकोनॉमी हम ही लोग बढ़ा सकते हैं। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं द को-फाउंडर ऑफ कोएक्स वर्ल्ड, एंटरप्रेन्योर एंड अ ग्रेट बिजनेस कंसल्टेंट अक्षय सेन ठाकुर जी। वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेंडी टॉक्स। थैंक यू शीतल, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। ओके, तो जब बात बिजनेस कंसल्टेंसी की गई है सर, तो शुरुआत ही बिजनेस कंसल्टेंसी से करते हैं। व्हाट इज बिजनेस कंसल्टेंट? व्हाट इज बिजनेस एडवाइसर? मेरा सो वी आर नॉट अ कंसल्टेंट एनी मोर। कंसल्टेंसी और मैनेजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे Okay. हम coex.world हमारी कंपनी है। हम वी आर नॉट इन टू ओनली कंसल्टेंट। कंसल्टेंट मीन्स कि आपको किसी ने कुछ एडवाइजरी कुछ एडवाइस किया और आपको वो एग्जीक्यूट करना है। मैनेजमेंट में एडवाइस के साथ में मैनेजमेंट भी आता है कि उसको एग्जीक्यूट भी साथ में हम लोग करवाते हैं। तो हम कंपनी के को एग्जीक्यूटर होते हैं। सो कोएक्स का कहीं ना कहीं मीनिंग 2-3 होते हैं, लेकिन एक मीनिंग उसका ये भी होता है कि को एग्जीक्यूट। हम उस काम को, जो हमारी स्ट्रेटेजीज होती है, जो हम कंपनी के लिए बिल्ड करते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी साथ में करते हैं। सो दैट्स कॉल्ड को एग्जीक्यूटर्स। तो आपने जनरली अपनी कंपनी के बारे में भी बता दिया है कि कोएक्स क्या होता है, राइट? राइट। सो हम बिजनेस को सिंपल बनाते हैं। Exactly. सो अगर आपने पूछा और अगर मैं एक लाइन में जवाब नहीं दे पा रहा हूँ मेरे बिजनेस का, तो कहीं ना कहीं मुझे फॉल्ट है। सो वी आर वेरी ओपन फॉर दैट कि हमको हर चीज़ को सिंपल करना है। तो हम पहले खुद को क्यों ना करें। हम लेब का चूहा किसी और को क्यों बनाएं? कब तक चूहों की जान देते रहें? सही बात क्यों? है। तो हमारे लिए तो कंपनी हो जाएगी ना अगर हम लैब का चूहा मानेंगे उसको। तो हमारे लिए हम ही लैब के चूहे हैं। सो सारे एक्सपेरिमेंट हम खुद के लिए करते हैं। हमको रिजल्ट मिलते हैं, देन हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं वो Yes. बात तो हमने की। लाइक एडवाइस की अगर हम बात कर रहे थे तो आपने कई बड़ी स्टार्टअप कंपनीज को यूनिकॉर्न बनाया है, एज वी कम टू नो। तो व्हाट आर दैट एडवाइसेस जो आप हमारी ऑडियंस को आज बताना चाहेंगे कि क्या ऐसे स्पेशल एडवाइसेस होती है जो उस स्टार्टअप बिजनेस को यूनिकॉर्न बनाने में हेल्प करती है? बिजनेस में आई थिंक मुझे लगता है ऐसा सबके लिए नहीं कह सकते। जैसे एक फॉर्मूले से सारे सवाल हल नहीं किए जा सकते, वैसे एक स्ट्रेटजी से सारे बिजनेस चल जाएंगे ये नहीं पॉसिबल है। वरना हम क्या होता है, हम कंपनी खोल के नहीं बैठते हैं। हम एक बुक लिखते हैं जिसमें स्ट्रेटजी लिख देते हैं, लोग यूज़ कर लेते हैं। फिर एक फार्मूला बनाते हैं, उसको जैसे कोई पेटेंट होता है उसको हमने ओपन कर दिया, पब्लिक कर दिया, राइट। सो हर कोई यूज़ कर पाएगा। लेकिन बिजनेस पूरा अलग होता है। बिजनेस में डे टू डे चैलेंजेस होते हैं अलग। हर कंपनी का एक अलग चैलेंज होगा। सेम प्रोडक्ट है, सेम कंपनी है, सब कुछ सेम है, तो भी अगर वो लोकेशन अलग हो गई तो चैलेंज होगा। जैसा आपने फूड इंडस्ट्री में देखा होगा कि अगर पानी का TDS चेंज हो जाता है तो टेस्ट चेंज हो जाता है। उस तरीके से बिजनेस का भी कि वो किस एरिया में, ये भी इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफिकली भी इंपॉर्टेंट है। तो हर बिजनेस के अपने एक अलग चैलेंज होते हैं। तो इसके लिए ऐसा कोई सिंपल फार्मूला नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिज़नेस के फंडामेंटल सेम है कि आपके पास कोई सर्विस या प्रोडक्ट होगा, उसको कस्टमर को सेल करना है, आपको पैसा कमाना है, ये बिज़नेस है। बिज़नेस के फंडामेंटल सेम है, लेकिन तरीके आज के ज़माने के हिसाब से पूरा बदलना पड़ेगा, राइट। जैसे सबको पता है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसके फंडामेंटल सेम होंगे कि आपको घर बनाना है तो कॉलम आपको डालना ही है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें अब चेंज हो गई है। अब लोग फर्नीचर से आज अगर आप देखोगे तो आज ब्रिक का यूज़ बहुत कम करते हैं। लोगों ने बहुत सारी नई टेक्निकल निकाल दी है, 3D प्रिंटर्स निकाल दिए, लेकिन कॉलम आई थिंक वो सेम रहेंगे। तो बिज़नेस का भी ऐसे ही है, बिज़नेस के फंडामेंटल सेम है, बाकी सारी चीज़ें चेंज होती है। तो मेरे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है ना, मेरे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत हो गया है बिज़नेस में। मैं 10 सालों से बिज़नेस में हूँ, तो मैं एक बिज़नेस को समझ पाता हूँ कि इसमें क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारे बिज़नेस देखें, करके देखें, खुद ने देखे। तो ये एक्सपीरियंस है आई थिंक। ओके, तो बिजनेस करने के जिस तरीक़ों की आप बात कर रहे हैं, तो पहले के ज़माने में और अभी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें चेंज लाने चाहिए बिजनेस में? बिज़नेस में वैसे मैंने जैसे कहा कि फंडामेंटल सेम होते हैं, तो बिज़नेस में सिर्फ शब्दावली बदली है कि तब कुछ और होता था, आज कुछ और होता है। लेकिन मुझे लगता है जो फंडामेंटल सेम है, लेकिन हाँ, हम
आज भी घिसी पिटी पुरानी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। मुझे आज भी ऐसा लगता है जब मैं बिज़नेस के साथ डील करता हूँ, तो जो पुराने स्ट्रक्चर बने हुए आ रहे हैं कि एचआर डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं, मुझे लगता है वो गलत है। इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट, अगर आपको एक स्टार्टअप एक कंपनी चलाना है तो कोई 5 6 7 डिपार्टमेंट नहीं होते, कोई 9 डिपार्टमेंट नहीं होते। आप इसको अगर डीपली देखने जाओगे तो 10 11 बन जाते हैं। कोई एक बंदा उसको कैसे मैनेज कर पाएगा? तो बिज़नेस आज के ज़माने में इतना टेक्नोलॉजी आ गया, सब कुछ आ गया, तो भी हमने वो 100 साल पुराने तरीकों पे क्यों चल रहे हैं? वही डिपार्टमेंट्स हैं हमारे बिज़नेस में आज भी। सो हम कोएक्स वर्ल्ड इसी को चेंज कर रहे हैं। बिज़नेस को 3 डिपार्टमेंट में बांट के उसको बड़ा सिंप्लीफाई करने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि चेंज होना चाहिए। लोग धीरे धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे भी सही, और लोग कर भी रहे हैं। लेकिन जो डिपार्टमेंटल चीज़, जैसे मैं कहूँगा कि एचआर डिपार्टमेंट आपका होता है ह्यूमन रिसोर्स। मेरे हिसाब से ह्यूमन कभी रिसोर्स नहीं हो सकता। ह्यूमन कांट बी ए रिसोर्स, राइट? कि वो रिसोर्स मतलब क्या हुआ कि आपका कोयले का खदान है, वो आपका एक रिसोर्स है, उसको आप जितना चाहें उसको ले लिया, यूज़ कर लिया, उसको फेंक दिया। तो ह्यूमन को भी हमने, जब से हम रिसोर्स बोल रहे हैं, हम ऐसे ही करते हैं। हमको ज़रूरत लगती है, हम हायर करते हैं, हम उसको निकाल देते हैं कभी भी, तो हम उसको रिसोर्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। बाकी हम ह्यूमन है। ह्यूमन, आई थिंक, मुझे लगता है ना कि हम रिसोर्स नहीं हो सकते। ह्यूमन कैन बी नरिश। और मुझे तो ये रिसोर्स वाला चीज़ मुझे समझ में नहीं ये आता। जिस तो टीम की आपने बात की, मैं बस हाँ, ये पूछना चाहूँगी कि वो टीम का सिलेक्शन एक्चुअली कैसे होना चाहिए? वही मैंने कई बेसिस। पॉडकास्ट में पहले भी बोला है कि टीम सिलेक्शन 2 तरीक़ों से ही होता है। कि सबसे बेस्ट जो तरीका होता है टाइम। कि आपने किसी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा है कि ये बंदा कैसा है, क्या है, क्यों करता है, क्या कैसा काम करता है, इसने क्या क्या किया है, सब कुछ क्या। तो जिसके साथ आपने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया हो, तो टाइम 2 तरह की करेंसी होती है, राइट? एक पैसा हो गया, एक टाइम हो गया। और सबसे बेस्ट करेंसी होती है टाइम। तो आपने जिसको सबसे ज़्यादा टाइम दिया है, तो वो टाइम देना, मुझे लगता है वही एक है जो सबसे अच्छी हायरिंग होगी। हायरिंग का भी मैंने जैसा कहा वैसा, कि कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। आपको हज़ारों लोगों के बीच में काम करना पड़ेगा। आपकी समझ होना चाहिए पीपल मैनेजमेंट में कि किस काम के लिए कौन बंदा बेस्ट है। हम डिग्रियों पे जाते हैं। एक बंदा स्पोर्ट्स वाला है, आई नो कि अगर वो इंजीनियर है या कोई से भी पेशे में, अगर वो स्पोर्ट्स वाला है तो उसकी एक आदत होगी, वो बड़ा एक्टिव होगा। सो आप देखोगे आपके डिपार्टमेंट के सबसे एक्टिव पार्ट कौन से, अगर उसको आप डाल दोगे ना, तो वो भले किसी भी डिग्री का बंदा हो, वो उस एक्टिव डिपार्टमेंट को संभाल लेगा। क्योंकि वो बंदा एक्टिव है, वो स्पोर्ट्स वाला है, उसने वो सुबह 6 बजे उठ के मेहनत करना जानता है, वो बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी वो जानता है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या रहना है, कैसे रहना है, सब कुछ। स्पोर्ट्स वाले का एक डिसिप्लिन होता है। सो आपका डिपार्टमेंट आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट मेरा मोस्ट एक्टिव है, वहाँ उस बंदे को डाल दो। वो किसी भी डिग्री से आता हो, वो अच्छा परफॉर्म करेगा। सो हम जब से ये डिग्री वाली चीज़ें लेके चल रहे हैं, टेक इंडस्ट्री एक अलग चीज़ हो गई, उसमें काम आता है कि आप इंजीनियरिंग का काम इंजीनियरिंग कर सकता है, कोडिंग का काम हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल तो हर चीज़ में होता है। लेकिन बिजनेस में आपको सही चीज़, तो सही टीम का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। आपको कंटिन्यूस हायरिंग करना पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा लोग कैसे हैं, क्यों हैं, उनके साथ टाइम बिताना पड़ेगा। और जो हायरिंग का प्रोसेस है, वो वही मैंने कहा कि 50 साल पुराना चला आ रहा है। मैंने कभी भी हायरिंग, मुझे नहीं लगता इंटरव्यू वाली होना चाहिए। अगर आपके हायर अथॉरिटीज़ हैं तो आपकी हायरिंग होना चाहिए कैफ़े पे, आपके ऑफिस पे, या किसी के, आपको अगर कोई बंदा है कि मुझे इसको हायर करना है बड़ी पोजीशन पे, तो उससे मिलो, उससे बातें करो। और ऐसी नहीं होता कि आपने 1 जी मीट कर ली, 2 जी मीट कर ली तो आपको वो फॉर्मूले के कारण, या आपको टिक मार्क करना है तो आप 3 4 राउंड ले रहे हैं। नहीं, उससे मिलो 3 4 बार। आप कभी उससे डिनर पे मिल लिए, कभी आप कॉफ़ी पे मिल लिए, आप उससे मिलो, उससे बातें करो। आपको तब वो एक्चुअल बंदा समझ में आएगा। वरना वो भी प्रिपेयर है आंसर देने के लिए, आप भी प्रिपेयर हो क्वेश्चन के लिए, तो वो जो एक्चुअल बंदा है वो उसको आप जान ही नहीं पाओगे। तो हायरिंग करने की सबसे अच्छी जो प्रोसेस होती है वो होती है टाइम दिया आपने, अपने लोगों के साथ समय बिताया। ये जो बोलते हैं ना कि इतनी हायरिंग करना तो फास्ट कैसे चलेंगे, फास्ट भी ऐसे ही होती है। आपकी टीम में आप लोगों से, हज़ारों लोगों से मिलते हो, आपकी कंपनी वैसे ही बढ़ती रहती है। जिसको फास्ट जाना है वो फास्ट जाके फास्ट गिर भी जाएगा। सो हायरिंग प्रोसेस स्लो होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि ले ऑफ हुआ तो सारी कंपनियां, सारी मीडिया बवाल मचा रही थी कि ले ऑफ ले ऑफ ले ऑफ। इन्होंने गलती तो सेम की थी ना कि इतनी फास्ट हायरिंग करी। स्लो हायरिंग करते, आज जो काम आपका 10 लोग नहीं कर पा रहे, वो 2 लोग भी कर सकते थे अगर आप अच्छी हायरिंग करते। तो आपको या तो बहुत ज़्यादा नंबर गिनाना है। तो टीम सिलेक्शन, जिस तरह से आपने हायरिंग की बात की, और इसके अलावा अगर हम किसी भी फैमिली पर्सन को हमारे बिजनेस में लेकर आ जाते हैं, जनरली ऐसा होता है जो अभी देखने में आ रहा है। हम कोई भी बड़ा बिजनेस चलाते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि आज हम हमारे भाई को पार्टनर बना लेते हैं, को फाउंडर बना लेते हैं। ऐसा जनरली होता है। हम हमारी किसी फैमिली मेम्बर को बना लेते हैं। तो इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं? क्या फैमिली मेम्बर्स के साथ हम बिजनेस कर सकते हैं? फैमिली मेम्बर के साथ बिज़नेस किया जा सकता है, लेकिन उसमें आपको देखना पड़ेगा कि मेरे जो बिज़नेस है उसमें क्या
ये रोल प्ले करेगा। अगर वो भाई और भाई के रिश्ते से कंपनी में आ रहा है तो उसको कंपनी में नहीं आना चाहिए। अगर वो उसके पास कोई स्किल है जिसके जो वो कंपनी में अपना सहयोग दे सकता है तो उसको आना चाहिए। मैंने देखा है ना, कई सारे पति पत्नी मिलके बहुत अच्छी कंपनी रन कर रहे हैं। आप देखोगे, इंदौर की ही बात करें तो आदिति और मयंक इंजीनियर बाबू को चला रहे थे, अभी वो सुपर सोर्सिंग चलाते हैं। बहुत अच्छा उन दोनों ने पति पत्नी ने अपना बिजनेस बनाया। मामा अर्थ देख लो। तो वो लोग देखो, एक दूसरे को एक ढोना होता है कि आप अगर पति पत्नी के रूप में आए हो या भाई या बहन के रूप में चला रहे हो तो आपको अरे मेरा भाई है तो मेरे को देखना पड़ता है, मेरा पति है तो मुझे देखना पड़ता है। तो ये नहीं होना चाहिए। आप किसी को भी एक दूसरे को सिर पे लेके मत चलो। आपको ये देखना है कि आपके बिजनेस में क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे आप फुलफिल करते हो। जैसे मेरी कंपनी है, मेरा और कीर्ति मैम का, मेरे जो को फाउंडर उनका काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। लेकिन वो कैसे बना, हम दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। मतलब कह सकते हो कि मैं कॉफ़ी हूँ, वो चाहिए, हमारा कोई मेलजोल नहीं है। बट वो ऑपरेशन में बहुत बेहतरीन है, वो पीपल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं स्ट्रेटजी में अच्छा हूँ, प्लानिंग में अच्छा हूँ, इन सब में अच्छा हूँ। तो हमारा कॉम्बिनेशन वहाँ फिट होता है। हम दोनों एक अगर सेम टॉपिक पे बात कर लेते हैं तो हम 10 मिनट में हमारा झगड़ा हो जाता है, राइट। पर हम इन दी एंड जब हम अपने अपने डिपार्टमेंट की बातों पे आते हैं तो हम एक जगह होकर बैठ जाते हैं। झगड़े की आप बात कर रहे हैं, मैंने तो ये सुना है आप बहुत ही डिसिप्लिन है। इनफैक्ट आपसे शांत व्यक्ति आज तक हमने नहीं देखा है। देखो, शांत जिंदगी में हूँ मैं, लेकिन बिजनेस में मैं बहुत एग्रेसिव हूँ। मैं जितना एग्रेसिवली बैठ लेता हूँ, मतलब मेरा डिसीजन बहुत स्ट्रांग होता है। मैं सेकंड के 100वें हिस्से में डिसीजन लेके ख़त्म कर देता हूँ। तो वहाँ चीज़ें होती है कि वहाँ थोड़ा सा जब भी होता है तो वो सिर्फ बातें होती है, वो भी 1 या 2 सेकंड के लिए मुझे लगता है। फिर भी आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेट गो करते हो, शांति से सभी डिसीजन लेते हो। उसका एक राज भी बताइए आप हमारी ऑडियंस को कि इतने बिजनेस मैनेज करने के बावजूद आप इतने शांत कैसे हो। बिजनेस में कभी भी कोई भी चैलेंज लास्ट नहीं होता, हमेशा फर्स्ट होता है। सो हमको अगले सेकंड, बिजनेस इज़ ऑल अबाउट कि आप हर सेकंड में क्या जीते हो। अगले सेकंड कोई चैलेंज आ जाएगा, उसको अगर आप हाइपर हो किसी एक चीज़ के लिए, आप एक चीज़ से परेशान हो, आपको दूसरी आ जाएगी, दूसरी से परेशान हो, तीसरी आ जाएगी, आप कैसे मैनेज करोगे। सो बिजनेस में आपको हर टाइम शांत रहना है और आपको हर नए चैलेंज के लिए तैयार रहना है। सो अगर मैं एक ही चैलेंज को लेके बैठ जाऊँ और उसको मैं सिर पे चढ़ा लूँ तो नए चैलेंज को मैं कैसे हैंडल कर पाऊँगा। That's why you are too much disciplined. हाँ, सो डिसिप्लिन तो होना ही पड़ता है। आप डिसिप्लिन नहीं हो, देखो ना आपकी, हम स्कूल से हमें स्कूल में हमारी एक ड्रेस क्यों होती है, या किसी एक दिन पे हमारी ड्रेस चेंज क्यों होती है। स्कूल में हमारा टाइम पे स्कूल हमें सिखाता था डिसिप्लिन, स्कूल डिसिप्लिन के लिए था। ड्रेस की क्या ज़रूरत थी, वरना हम बैग लेके गए, पढ़ के आ गए। लेकिन वो डिसिप्लिन ये था कि आप एक ही कपड़े को 5 दिन तक कैसे पहनोगे, आपके लिए वो चैलेंज था। आपको खाना 1 बजे मिलेगा तो वो आपका एक टाइम तय करता है स्कूल। आपका डिसिप्लिन, आपकी लाइफ का डिसिप्लिन तय करता है कि आपको कब उठना है, कब आपको खाना खाना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। हम स्कूल के बाद उसको स्कूल का डिसिप्लिन मान के, उसको स्कूल का रूल मान के उसको छोड़ देते हैं, जबकि वो डिसिप्लिन आपकी लाइफ के लिए होता है। सो डिसिप्लिन होना हर किसी को। आप देख लो, आर्मी में बच्चे हैं क्या, सही बात है कि उनको आप मम्मी तैयार करके भेजिए, नहीं ना। आर्मी का डिसिप्लिन होता है, उठना है, रन करना है, ये करना है। सो जितने भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं, तो वहाँ पर स्कूल जिम्मेदारी निभा रहा बहुत बड़ी। आर्मी पूरे देश की रक्षा करती है। हम यहाँ पे अच्छे से पॉडकास्ट कर पा रहे हैं क्योंकि आर्मी देश की सेना हमारे लिए वहाँ पर लड़ रही है। सो वो इतने जो भी बड़ी जिम्मेदारियां निभाता है उसको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। क्या आपकी डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है सर? डिसिप्लिन सिंपल चीज़ें हैं। आप जो कर रहे हो उसको लगातार करते रहो। आपको ऐसा लग रहा है इसमें मैं मुझे अच्छा ये चीज़ मुझे कभी भी लाइफ में गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी, और मुझे जो बिज़नेस करना है उसमें ये चीज़ सूटेबल है, तो उसको मैं बस करता रहूँ। मैं उसको अपनी आदत बना लेता हूँ। आदत हम बार बार चीज़ों को करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आदत का हिस्सा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एकदम आज, अगर बहुत सारे लोग हैं जो चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते करते हैं, फिर देखते हैं यार चेंज नहीं आ रहा तो वो रास्ता छोड़ देते हैं। आप उसको 1-2 हफ्ते मत देखो। आपको जब याद आ रहा है कि यार मुझे ये करना है, उसको आज से शुरू कर दो वापस से। हमेशा एक नई शुरुआत रखो। मैं कहता हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ का एंड नहीं होता, हर बार वो पहली बार शुरू होती चीज़ है। सो जब आपको दिमाग में आ रहा है कि यार मैंने 2 महीने पहले ये सोचा था डिसिप्लिन का, तो वो टूट जाता है, लोग तोड़ देते। लेकिन नहीं, मेरे को आज याद आ गया ना, मैं आज से शुरू कर दूंगा। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं सर आप? मैं 4:30 पे उठ जाता हूँ। दैट्स ग्रेट। तो अभी तक इससे पहले जितने भी आपके पॉडकास्ट हुए उसमें आपको स्टार्टअप का MS धोनी कहा जाता था। आज इस पॉडकास्ट के बाद आपको स्टार्टअप का अक्षय कुमार कहा जाएगा। नहीं, मैं अक्षय कुमार ना मैं अक्षय कुमार हूँ, ना मैं महेंद्र सिंह धोनी हूँ, मैं अक्षय हूँ। और हाँ, स्टार्टअप में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आप कह सकते हो कि स्टार्टअप में कुछ सीखा है मैंने थोड़ा सा।
तो बस वो थोड़ा सा है, तो आज उसमें थोड़ा जैसे सा। आप इंदौर आए हैं, हाँ आपको इंदौर के बारे में नहीं पूछूंगी, बट आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपको कौन सी सिटी पसंद है और क्यों, क्योंकि आप बहुत ट्रैवल करते हो, आई कैम टू नो। अगेन वो सिटी भी अपना एक पर्पस लेके आएगी। अगर मुझे कहोगे कि यार ग्रोथ, जैसे कहते हैं ना कि मम्मी पापा हर रोज़ मंदिर जाते हैं, लेकिन उनके मन में एक चाह होती है कि यार मुझे एक बार ना 4 धाम ज़रूर करना है। 4 धाम क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सबसे बड़ा तो अचीवमेंट यही है। सो वैसा मुझे ऐसा लगता है कि यार स्टार्टअप का मक्का मदीना है, स्टार्टअप का 4 धाम तो बेंगलोर है, और मुझे उसी फील्ड में जाना है, तो मुझे बेंगलोर ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि एक तो ग्रोइंग सिटी है, दूसरा जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे वहाँ पे लगती है कि मैं काफ़ी रहा हूँ नॉर्थ में। मैं ऐसा सबको नहीं बोलता, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, सारे नहीं होते हैं, कुछ होते हैं जिनमें ऐसा लगता है कि वो कपड़ों से जज करेंगे, कार से जज करेंगे, आपकी लैंग्वेज से करेंगे कि आपने के पास फ़ोन कौन सा है उससे। लेकिन जब मैं बेंगलोर गया, मैंने साउथ इंडिया को एक्सप्लोर किया, तो मैंने ये जाना कि लोग आपको कपड़ों से जज नहीं करते साउथ इंडिया में, आपकी बातों से जज नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरी एक और चीज़ कि हमारे यहाँ पे अगर किसी कैफ़े रेस्टोरेंट में अगर कोई ऑनर बैठा है और अगर वहाँ पे उसकी कंपनी का छोटे वर्ग का एम्प्लॉय आ जाता है, कोई भी, मेरे हिसाब से तो कंपनी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब समान होते हैं, लेकिन जब कोई आ जाता है जो नॉर्थ इंडिया में मानते हैं, तो वो उसको ऐसा लगता है कि यार ये यहाँ क्यों आ गया। यही चीज़ मैंने साउथ इंडिया में देखी। मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा था, उसके CEO के साथ मैं लंच कर रहा था, दिन का छुट्टी का दिन था वो, तो उनके यहाँ पे जो प्यून था वो उसकी फैमिली के साथ सेम रेस्टोरेंट में आया। सो वो इतना खुश हुए कि अच्छा मोहन आप आ गए, तो वो मोहन की पूरी फैमिली को उन्होंने बिठाया हमारे साथ, डिनर किया कि यार ये मोहन हमारे पास 3 साल से काम कर रहे हैं, और इनकी इतनी बढ़ाइयाँ की। मैंने कहा यही चीज़ अगर नॉर्थ इंडिया में हो रही होती तो मतलब ये बंदे को देख के वो फाउंडर उठ जाता, लेकिन साउथ इंडिया में ये मैं देख के मैंने कहा यार अब तो यहीं बसना है मुझे। यही जगह है जहाँ पर काले सफ़ेद रंग या फ़ोन कौन सा है, कार कौन सी, किसी भी चीज़ से आपका भेदभाव नहीं होगा, हर इंसान को इंसान समझाता। मतलब वो कहते हैं ना कि मानव देवता ना बन सका तो कोई गम नहीं, मानव मानव ही रहे तो कोई देवता से कम नहीं। तो वो चीज़ मैंने वहाँ पे फील की कि यार वहाँ पे इंसानियत की कदर है। साउथ की बात की है, और साउथ से अगर आप रह कर आए हैं तो ऑब्वियसली आपको वहाँ रह का, के आया नहीं हूँ मैं, रहता हूँ अच्छा मैं, वहीं बेंगलोर में वहीं रहता रह हूँ रहे हैं, दैट्स ग्रेट। मैं तो बेंगलोर रहता आप हूँ। जब से यहाँ पर आए हैं तब से आपको आपकी पसंद की इडली नहीं मिली, और यहाँ मैं जानती हूँ कि आपको हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ जाने की क्यूरियोसिटी होती है। हाँ तो अगर आप कुछ खा भी रहे हैं ना, तो आपको उसके पीछे का एक, हाँ, मुझे सब कुछ पता होना है चाहिए। ना, आई पता आई होना वॉन्ट टू नो चाहिए। एवरीथिंग, लाइक मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। मुझे अगर प्लांट लगा तो मुझे पता होना चाहिए प्लांट क्या है, क्यों है, कैसा है। तो इडली ही क्यों, आपने क्यों चूज़ किया? इडली इसलिए क्योंकि एक तो लाइट फूड है, स्टीम में पकता है, कोई ऑयल नहीं, मैं ऑयल ज़्यादा नहीं खाता हूँ, मैं हेल्दी खाने पे फोकस करता हूँ। तो इडली अच्छा है, हर जगह अवेलेबल होता है, मतलब आप कहीं भी जाओ तो खाना चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैं अगर यहाँ आया हूँ तो ठीक है, टेस्ट ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन इडली एक ऐसी जगह है, ऐसी डिश है जो मुझे कहीं भी मिल जाएगी। मतलब ऐसी, मैं कहता हूँ इंडिया नहीं, वर्ल्ड में शायद ही कोई जगह बची होगी जहाँ हिंदुस्तानी रहते हैं और इडली ना मिलती हो। सो मेरे लिए वो कि खाना चेंज नहीं होता। मतलब मैं खाने के लिए इतना वो नहीं हूँ कि मैं खाने में बहुत शौक रखता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, मैं थोड़ा सिंपल खाना खाता हूँ। मैंने 2018 के या कोविड के पहले वाले टाइम में मैंने ऐसे ही मैंने कहा यार कौन खाना बदलेगा, तो मैंने 3 से 4 महीने तीनों टाइम सिर्फ खिचड़ी खाई है, मूंग की दाल और चावल वाली खिचड़ी, और तीनों टाइम हुई, और मैं कभी बोर नहीं हुआ। तो इडली से मैं आज तक बोर नहीं हुआ। मैं इडली खा सकता हूँ, मैं डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब मैं इडली खा सब सकता में हूँ। इडली खा सकते हैं। हाँ। और लाइक इडली की भी बात ठीक है, अगर अब आप फ्यूचर की, मैंने ये सुना है कि आप जो भी देखते हैं वो होता है, मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपने आज रख दिया वो कल होगा, दैट इज़ समथिंग, वो मुझे सुनने को मिला है। कितना ही बड़ा बिजनेस हो, स्टार्टअप हो, अगर वो यूनिकॉर्न बनाए तो आपने पहले से सेट कर दिया था कि ये वाली कंपनी बहुत आगे जाएगी और ये वाली कंपनी डूबेगी। तो इसके बारे में क्या टिप्पणी देना चाहेंगे, वो कैसे है? आई जस्ट वांटेड टू नो। देखो मैं कोई बाबा जोगी नहीं हूँ, लेकिन होता क्या है ना, बिजनेस में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मैंने जैसे कहा कि आपको ना समझना पड़ता है, लोग पैसा घोड़े पे नहीं जॉकी पे लगाते हैं। और मैं हमेशा ट्रैक करता हूँ कि यार इस बंदे का एक्सपीरियंस क्या रहा, जब कंपनी में हार्डशिप आएगी तो ये मैनेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और जब सक्सेस आएगी तो ये मैनेज कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो उस बंदे को देख के, क्योंकि पैसा तो जॉकी पे लगाना है ना, तो उस फाउंडर को और उस फाउंडिंग टीम को देख के और बिज़नेस के मार्केट को देख के मैं ये तो पता चला सकता हूँ कि लगा सकता हूँ कि यार ये बिज़नेस जाएगा कहाँ, जाएगा नहीं जाएगा। तो मैं कोई हवा में नहीं बोलता हूँ कि मैंने उठा के बोल दिया कि ये कंपनी बाबा जैसे आशीर्वाद देते हैं ऐसा कि यार ये चली जाएगी, नहीं। मैं नंबर्स पे बोलता हूँ, मैं कैलकुलेटेड एजुकेटेड जो चीज़ें होती हैं कि वो चीज़ें बोलता हूँ कि यार हाँ ये फंडामेंटल्स हैं, इस पर ये लोग खड़े बैठ रहे हैं,
सो दे विल गो। पॉलिटिक्स के बारे में क्या ख्याल है, अगली पार्टी किसकी आने वाली है फिर? आई डोंट नो, पॉलिटिक्स है, हिंदुस्तान की जनता है, जनता जो डिसाइड करे। दैट्स ग्रेट। तो अब जब हम आगे की बात कर ही रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू जान ही रहे हैं, जब डिजिटल दुनिया में ये सारी चीज़ें ग्रो कर रही थी तब आपने बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनाया, बट आज अगर हम आज का फेज देख रहे हैं तो आने वाला समय किन चीज़ों के लिए भारी है? आने वाला जीवन, आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ तो हमारी जो हम आज से शुरू हो ही गए हैं, विच इज़ आर लाइफ अराउंड एज। हम लॉन्जेविटी पे बात करेंगे कि हमको कितना, हर आदमी चाहता है ना कि ज़्यादा जीना। आप अब आज देखोगे कि लोग बिस्किट जैसी चीज़ भी खाते हैं तो उसमें देखते हैं कि शुगर तो नहीं है, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स तो नहीं है, वो खाने पे, डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे, वो उसके रिजल्ट पे ध्यान दे रहे हैं कि यार मेरी एज में जब मेरे पास अच्छी, मैं जो कमाना चाहता हूँ, सपोज आपका कोई गोल होगा कि मैं ये कमाना चाहती हूँ या मैं ये बनना चाहती हूँ, तो आप ये देखोगे कि मैं जब वो चीज़ें कर लूँ, अचीव कर लूँ, तब मैं उसको यूज़ भी कर पाऊँ ज़िंदगी में। पता चले मैं वहाँ पहुँचने तक मैंने अपनी बॉडी को इतना ख़राब कर लिया कि मैं उस चीज़ को जो मैंने कमाया तब उसको मैं यूज़ ही नहीं कर पाऊँ। तो लोग वो चीज़ देख रहे हैं कि मुझे ज़्यादा इन्जॉय करना है, ज़्यादा लाइफ को जीना है, तो लोग लॉन्जिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। आपने देखा होगा ना, ये जैसे आपकी स्मार्ट वॉच है, घड़ी तो बनी थी टाइम देखने के लिए, लेकिन इसमें हम आजकल हेल्थ आ गया कि इसमें हेल्थ के कौन कौन से फीचर है। सो खाने से लगा के टेक्नोलॉजी की डिवाइसेस से लगा के सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हेल्थ पे फोकस कर रही है। तो ये शुरुआत हुई है, आने वाला समय इज लाइक पूरा लॉन्जिविटी पे होगा। हर आदमी जब बात करेगा वो रोबोटिक्स और स्पेस की बात आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और आप स्टडी भी कर रहे थे। हाँ, तो मैं चाहूँगी आप बिल्कुल कुछ स्टेटमेंट दें इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। हम खुद ही काम कर रहे हैं स्पेस इंडस्ट्री में। वी आर बिल्डिंग आर लाइक साइड बाय साइड। 2030 का हमारा प्लान है। स्पेस ट्रेवल में हम खुद ही बिल्ड कर रहे हैं। सो है, स्कोप काफ़ी है। शुरू में तो हर चीज़ एंटरटेनमेंट में ही आती है। जैसे आपने देखा होगा कि आज हम बड़े बड़े जैसे फ्लाइंग सूट हो गए हैं, स्पोर्ट कार हो गई, स्मार्ट कार्स हो गई, ये हमने पहले मूवी में देखा, साईफाई मूवी में रिलीज कर दिया है, राइट। सो ये अब रियल लाइफ में आ रहा है। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी आती है वो चीज़ें पहले एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होती है। जैसे अभी स्पेस में जेफ बेजोस और ये सब गए थे कि स्पेस में उन्होंने 24 मिनट या 30 मिनट जो भी स्पेंड किए हैं। सो आने वाले टाइम पे आई थिंक हम जो प्लान कर रहे हैं वो प्लान कर रहे हैं इंजॉयमेंट के लिए, कि एक ट्रैवल डेस्टिनेशन स्पेस भी है, कि इफ़ यू वांट टू सेलिब्रेट योर बर्थडे देन यू कैन सेलिब्रेट विथ योर पार्टनर्स इन स्पेस। यस, क्या बात है। सो स्पेस एक नई ट्रैवल डेस्टिनेशन है मेरी नज़र में आज की कंडीशन में। स्पेस में काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर हो रहा है। अभी रिसेंटली इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, तो सबके डिफरेंट लाइक अपने अपने नज़रिए हैं, लेकिन हमारा जो अभी हम जिसमें प्लान कर रहे हैं वो स्पेस ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। रोबोटिक्स के बारे में क्या विचार है फिर सर आपके? रोबोटिक्स ज़रूरी है। हम बोरिंग जॉब कब तक करते हैं? सपोज आज लोग बोलते हैं कि ये ऑटोमेशन आने से जॉब चली जाएगी। कौन माँ बाप अपने बच्चे को ड्राइवर बनाना चाहते हैं? अगर वो मैं जॉब रोबोट से या ऑटोमेशन से रिप्लेस कर रहा हूँ तो मुझे पता है ना कि भविष्य में कोई भी ड्राइवर ही तो नहीं करना चाहता है। कौन चाहता है? आपको अभी मैं बोल दूँ कि आप बाइसिकल धका के वहाँ जाओ, आप नहीं जाओगे। तो जब उसको मैंने मशीन से रिप्लेस कर दिया और हो चुका है, लोग बोलते हैं कि ह्यूमन लाइक मशीन इंसानों को रिप्लेस कर देगी। मुझे लगता है कर देगी नहीं। हम जब छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हमको लगेगा कर चुकी है। क्योंकि आपको सीधा एग्जांपल देता हूँ, डे टू डे लाइफ में हर इंसान आज GPS यूज़ करता है। आप 4 लोग दोस्त या फैमिली कोई भी बैठा हो, मुझे पता है मैं एक बार उस रास्ते से कहीं गया हूँ, मैं बोलूँगा यार यहाँ से ले ले, शायद मैंने जहाँ बोल दिया कि शायद ये रास्ता होगा तो एक तीसरा आदमी बोल देगा कि अरे मैप पे देख ले यार। मतलब इंसान रिप्लेस हो चुका है, उसको इंसान पे भरोसा नहीं तो मैप देख ले। हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो चुके हैं। आज मैप से पूछना ज़्यादा अच्छा है, इंसान पे भरोसा रखना। ऑब्वियसली मशीन पे डिपेंड होना ज़्यादा सही है। आपने जिस तरह से एक पॉडकास्ट में कहा था कि सोशल मीडिया और डिजिटली जो आज इंसान है वो निर्भर हो चुका है, आज की जो यूथ है वो बिल्कुल सोशल मीडिया पे निर्भर हो चुकी है, वैसा नहीं करना चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा नहीं करना चाहिए। देखो, टूल्स एंड वेपन्स, जैसे आईने का कहते हैं ना कि शीशा हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त भी है, हमें हकीकत बताता है, उसी को हम हथियार भी बना सकते हैं। तो टूल्स एंड वेपन्स बोथ आर दी थिंग्स। हमारे लिए ये सारी चीज़ें टूल्स हैं। हम इसका एज अ टूल्स यूज़ करेंगे तो हम बहुत अच्छा करेंगे, हम एज अ वेपन यूज़ करेंगे तो नाइफ
और everything is जब हम बिजनेस की बात करें तो फिर सेल्स एंड मार्केटिंग के क्या पॉइंट्स आप शेयर करना चाह रहे हैं? अगेन प्रोडक्ट क्या है, कंपनी क्या है, बेचना क्या है, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। आपका प्रोडक्ट B2C है, B2B है, D2C है। सो आजकल बहुत चेंज हो गया, क्योंकि आज मैं अगर कोई बात बोलता हूँ, आज हम पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो सकता है पॉडकास्ट रिलीज़ होना तब तक मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट या नया चैनल आ जाए। कब सोचा था आपने कि सोशल मीडिया, आपने 2005 में बैठ के आप प्रेडिक्ट कर सकते थे कि सोशल मीडिया नाम के कोई प्लेटफॉर्म होंगे जिनसे सबसे ज़्यादा सेल हो रही हो, जहाँ पे हमें ऐड कर रहे होंगे? नहीं। आज सबसे ज़्यादा जो सेल होती है वर्ल्ड वाइड, वो सोशल मीडिया के एड से होती है। हम 10 साल पहले, सिर्फ 10 साल बहुत एक छोटा टाइम होता है, हम उसमें नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है, तो आज से हम कैसे बोल सकते हैं कि क्या होगा? तो ये डे टू डे चीज़ें हैं, हमको अजाइल बनना पड़ेगा, हमको चीज़ों को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा ना, कई सारी, इसमें मेरे को मोबाइल वाला एग्जांपल बहुत अच्छा लगता है कि कई सारे लोग थे जब वो STD चलाते थे, तो हाँ जब जी। मोबाइल इंडस्ट्री आई तो उन लोगों ने मोबाइल के कवर रखना शुरू किया। डोरी आती थी, वो चेन वाले कवर आते थे, गले वो में। रखना चालू किया। फिर वो हच के छोटे रिचार्ज, एयरटेल के छोटे रिचार्ज 10 रुपये वाला 5 रुपये, वो रखना चालू किया। फिर उन्होंने छोटे मोबाइल रखना चालू किया। तो वो समय के साथ इवॉल्व होते गए। लेकिन कुछ लोग थे जो बड़े रिजिड थे, अरे यार ऐसी कोई चीज़ आई क्या है, फ़ोन को कोई रिप्लेस कर सकता है क्या, डिब्बा है, बैटरी कितने दिन चले, कुछ हो जाए, फट जाए, ये हो जाए, 17 चीज़ें थी। तो जो बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाए, आज STD का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन आज भी आप मार्केट में देख सकते हो कि कई लोगों का आज भी STD के नाम से वो दुकान है, लेकिन आज वो आज के ज़माने की चीज़ होंगे। आप, हम इंदौर में बैठे हैं, आप अभी जाओ जेल रोड पे, प्रकाश रेडियो के नाम से एक दुकान है, वो रेडियो बेचते थे, उस टाइम के लोग हैं। उन्होंने जितने टेलीफोन आया, उन्होंने टेलीफोन बेचा। अभी वो मोबाइल के सबसे बड़े डीलर होंगे आई थिंक इंदौर के, प्रकाश रेडियो। जो समय के साथ बदल समय रहा के है वो साथ आगे बदला, बढ़ रहा वो है। आगे बढ़ रहा है। और जो पुरानी स्ट्रेटजीज अपना के बैठे हैं, बैठे नहीं है। देखो चीज़ें तो सब चलती है ना, जैसे EV आ रहा है, तो कोई ऐसा नहीं कि कल से पेट्रोल पंप लेना बंद करो। मुझे पता है कि यार 2030-32 तक तो मतलब आज से 10 साल तक तो ये डीजल पेट्रोल के जो व्हीकल्स आ रहे हैं बिकेंगे। अब ये 10 साल तक बिकेंगे तो आगे 10 साल तक चलेंगे भी। मतलब 2040 तक तो मुझे पेट्रोल डीजल का मार्केट दिख रहा ना, तो मैं आज ही पेट्रोल पंप डालूंगा तो 20 साल तो अभी भी मैं कमा सकता हूँ। सो ऐसा नहीं कुछ चीज़ जारी, लेकिन हमें अवेयर होना चाहिए इस चीज़ों से कि यार मैं पेट्रोल पंप डाल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा EV स्टेशन भी डाल दूँ, कि आज कस्टमर को ये पता हो कि EV भी देते हैं, तो वो EV का चार्जिंग फाउंडर पर स्टेशन। डिपेंड करता है। हाँ, वो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो, आप अगर बिजनेस में हो तो आपको आंखें 24 घंटे खुली रखना पड़ेगी। फाउंडर बनना आसान है? सबसे टफ जॉब है। लाइक क्या क्या चीज़ों को लोगों फेस करना पड़ता है? हर रोज़ हर सेकंड कुछ ना कुछ फेस करना। अगर लोग ये सोचते हैं फाउंडर, अगर कई सारी चीज़ें होती हैं जो लाइक पब्लिसिटी जो हो रही है वो काफ़ी गलत हो रही है। मुझे लगता है कि लोग स्टार्टअप को ऐसे दिखा रहे हैं कि फाउंडर के लाइफस्टाइल, कार, बंगला, ये गलत प्रचार है। फाउंडर की लाइफ में जो चैलेंज है वो, क्योंकि चैलेंज कौन बताता है? अभी आपसे अगर मैं पूछूंगा तो आप अच्छी चीज़ें बताओगे, आप चैलेंज थोड़ी बताओगे। एग्जैक्टली। राइट। आपको अगर एक तिल है, आप मेकअप से दबाने की कोशिश करोगे, दिखाने की कोशिश नहीं करोगे। कोई भी अपनी एक जरा सा एक तिल बताना नहीं चाहता है, तो वो तो ज़िंदगी के बुरे एक्सपीरियंस है, वो कौन बताना चाहेगा? सही। राइट। सो बुरे एक्सपीरियंस इतने हैं कि आपका, मुझे लगता है कि फाउंडर आप तभी बनो जब आप 24/7 वाली जॉब को करने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरा एक और चीज़ है कि एक लोग चीज़ों को गलत तरीके से ले लेते हैं। एक आपने सुना होगा, आजकल लोग बोलते हैं बी योर ओन बॉस। उसको लोग गलत तरीके से लेते हैं, अरे अपन तो अपने बॉस हैं। नहीं, उसमें ये नहीं बोला कि तुम बनो, उसमें बोला बी योर ओन बॉस। सो बॉस मीन्स कि बॉस की डेफिनेशन क्या है? बॉस आपको बोलता रहता है, अरे यार ये काम क्यों नहीं हुआ, वो क्यों, हमेशा आपके सिर पे चढ़ा हुआ रहता है। सो आप खुद के सिर पे चढ़े रहो कि ये तू क्या कर रहा है। सो उसका सही डेफिनेशन वो है कि आप जब जब काम कर रहे हो आप खुद का बोझ, आप बैठ गए तो बॉस कैसे चिल्ला देगा? तो खुद को चिल्लाओ कि यार तू उठ और काम कर। तो हमने जितनी भी चीज़ें हैं उनको गलत तरीके से ले रखा है। तो सर फाउंडर पे तो बात हो गई। हाँ। अब बिजनेस स्टार्टअप की जब हम बात कर रहे हैं, तो आज की जो जनरेशन है, एवरी सेकंड पर्सन इज इंटरेस्टेड इन स्टार्टअप, इज इन डूइंग बिजनेस। अब हर कोई बिजनेस करना चाहता है, हर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसके भी प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन आया और अपना बिजनेस स्टार्ट करके बैठ गया। तो क्या आज की जनरेशन लाइक गलतियां कर रही है? इंसान है, गलतियां तो करेगा, इंसान है, गलतियां करेगा। और स्टार्टअप में जो जनरेशन आज की आ रही है, अच्छा है, मैं कहता हूँ ये आना भी चाहिए। हम जब बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी हम ही लोग बढ़ा सकते हैं। US से हमारा अगर खुद को कॉम्पीट करके देखो तो कहाँ वो
टू डिजिट वाली ट्रिलियन इकोनॉमी का ऑनर है और कहाँ हम सिंगल डिजिट वाली ट्रिलियन इकोनॉमी के ऑनर्स हैं। सो मुझे लगता है वहाँ जब उनसे हमको कॉम्पीट करना है, उन लोगों तक जाना है, तो ये जो बंदा आज सोच रहा है, जो हर इंसान सोच रहा है स्टार्टअप का, सोचना चाहिए, वही हमारी इकोनॉमी बढ़ाएगा। सोचना चाहिए, करना चाहिए, बट द थिंग इज दैट कोई भी सही तरीके से बिजनेस नहीं चला पा रहा है। देखो, सही और गलत कुछ नहीं होता, उसको जितना पता है वो उसके हिसाब से चला रहा है, ठीक है। हम मार्केट में क्यों हैं? हम इसीलिए है ना कि आपसे बिजनेस, आपको अगर बिजनेस गाइड चाहिए, कुछ भी चाहिए तो हम देंगे, लेकिन क्या सारे लोगों को हम सही कर पाएंगे? नहीं। जो हम तक आएगा उन्हीं को कर पाएंगे। दूसरा, लोग खुद से सीख के करेंगे। या तो इंसान मैंने कहा ना, 2 तरह की करेंसी होती है। हमारे पास आएगा, समय बचाएगा, खुद से करेगा तो भी कर लेगा, लेकिन समय लगेगा, सीख जाएगा। गलतियाँ है ना, हम भी करते हैं, आप भी करते हो, हर इंसान गलती करता है और करना चाहिए। पर 10 लोग हैं, 10 में से अगर 10 ही बिजनेस करेंगे, आज कोई भी एक मोटिवेशनल वीडियो देख लेता है किसी भी फाउंडर की कि मैंने इस तरह से कंपनी खड़ी की, मैंने 400 करोड़ का बिजनेस खड़ा किया, दूसरे दिन वो भी अपने आप को वही फाउंडर मानने की कोशिश करता है और करता ये है कि पापा के पैसे लेता है और बोलता है कि अब मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। देखो, अगर आपको डीप नॉलेज है, पता आपका, अब देखो सबके लिए मैंने कहा कि सेम फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। अगर आपको सच में पता है, आप यू आर पैशनेट अबाउट कि यार मुझे कुछ करना है, तो आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, मतलब है तो सही पर इतने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा कि पापा के पैसे भी ले रहा है, अगर उसको लग रहा है कि ये है मेरा डोमेन एक्सपर्टीज़ है, इसमें मैंने काम किया है, ये एक्सपीरियंस है, और वो अगर उसका छोटा रूप बनाने के लिए पापा से पैसा ले रहा है तो कोई गलत नहीं है। इन दी एंड अगर घर से, मैं कहता हूँ ना कि इन्वेस्टमेंट के FFF फॉर्मूला होता है, जिसमें मैं एक F के बारे में डिस्क्राइब नहीं करूँगा ओपन कैमरा। 2 F होते हैं जिसको यूज़ करना चाहिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो पहले फैमिली में फादर आ गए, दूसरा फ्रेंड्स आ गए। अगर इन लोगों का सपोर्ट ले भी रहे तो क्या गलत है? वो ठीक है ना, फेल ही होगा। हम सबसे बड़ी चीज़, हम बात अभी आपने जो सवाल पूछा उसके पीछे का भी एक सच ये है कि आपने उसमें ये जोड़ के देखा कि सब सक्सेस थोड़ी होंगे। तो कोई बात नहीं, फेलियर को नॉर्मल क्यों नहीं लेते हम क्यों नहीं लेते नॉर्मल? फेलियर कोई बड़ा चीज़ है क्या? किसी ने गुनाह कर दिया क्या? किसी का खून कर दिया क्या? नहीं ना। फेलियर एक सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एक ऐसी चीज़ है कि सपोज़ कभी कभी हमारे हाथ में कुछ लग गया और हमें दर्द हुआ, उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है फेलियर। हमने ज़बरदस्ती उसको फेलियर को इतना बड़ा बना के रखा है। फेलियर है, आदमी 1000 बार होता है, हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फेलियर को फेलियर की तरह नहीं लेंगे, उसको एक ज़िंदगी का हिस्सा मान लेंगे, तो हम जैसा सोते हैं, कभी सोचते नहीं ना कि हमने 8 घंटे ज़िंदगी खो दिए, आराम से सो जाते क्योंकि हमने कभी बड़ा लिया ही नहीं, उसको और अच्छे से लिया। तो फेलियर को अगर ऐसे लेंगे तो एक दिन सक्सेस होना ही है। रात सो लिए, सुबह होना ही है। एक दिन तो इंसान को सक्सेस, अगर वो लगातार किसी चीज़ पे काम कर रहा है तो उसको 10 साल के अंदर उसको सक्सेस होना है एक बड़े पीरियड में। लेकिन आपने फेलियर को इतना बड़ा बना दिया कि उस इंसान जो कुछ कर सकता था वो एक फेलियर के बाद बैठ जाता है, क्योंकि उसको फेलियर का डर भर दिया गया कि फेलियर बड़ी चीज़ है। फेलियर इज जस्ट लाइक एक रात जो गुजर जाएगी। मेरे 2 क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट के लास्ट में सर आपसे। सबसे पहला कि सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने के लिए किन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और आज की जो जनरेशन है क्या गलतियां कर रही है? पहले क्वेश्चन का जवाब मेरा बहुत 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 आसान है, जो आसान है लेकिन उतना आसान है नहीं। सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने के लिए पहली बात तो सक्सेस नाम की कोई ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है, लेकिन एक बिज़नेस को अच्छे से रन करने के लिए सिर्फ काम करना ज़रूरी होता है। काम करते रहें, सब चीज़ें होंगी। दूसरा आपका जवाब है कि आज का यंग क्या गलतियां कर रहा है। आज का यंग जो सबसे बड़ी गलती कर रहा है वो एक ही गलती है, उसको इंस्टा की रील की तरह सक्सेस होना है। उसको, आप रील से इंस्पायर होते हो ना, तो देखो रील को हम जितनी ज़्यादा जल्दी देखते हैं उतनी जल्दी स्वाइप अप करते हैं, तो आपकी सक्सेस भी आएगी और चली जाएगी। क्या आप ये चाहते हो? नहीं। आपको कभी भी इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है। आप अगर बिजनेस में आने की सोच रहे हो तो आप 10 साल लंबा आपका विजन नहीं है, 10 साल तक आपकी टिकने की क्षमता नहीं है कि मैं 10 साल इसमें मेहनत नहीं कर सकता, तो आप बिज़नेस मत करो। बिज़नेस का रिजल्ट आपको 10 साल में ही आएगा, एक्चुअल रिजल्ट। तो जो आज की यूथ है वो ये गलतियां कर रहा है कि मैं 1 साल में ये कर लूँगा, 6 महीने में कर लूँगा, 10 महीने में कर लूँगा। उसमें बहुत सारी बड़ी गलतियां हो जाती है। जैसे 6 महीने अपना ऐसा हो जाएगा, 10 साल में, 1 साल में ऐसा हो जाएगा, तो अपन ना 8 महीने के लिए पैसा ऐसे ले लेते हैं, इतना इंटरेस्ट भी आएगा तो अपन इसको ऐसे पे कर देंगे और अपन 1 साल में अपने पास पैसा जेब में आने। गलत। मेहनत करो, कोई भी सिर पे ऐसा बर्डन मत लो जिससे आपका मिशन और विजन, आपका जो है, आपको जो काम करना है वो डिस्टर्ब हो, और इन सब चीज़ों से बिजनेस डिस्टर्ब होगा। आप ये लेके चलो कि 10 साल में मेहनत करूंगा, 10 साल तक मैं क्या चीज़ें बियर कर सकता हूँ, बस वही करो। कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी एंड इट्स ए लॉन्ग टर्म गेम, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम।
ऑलराइट अक्षय सर, बहुत कुछ सीखने को मिला आज इस पॉडकास्ट के थ्रू आपसे। मेरे बहुत सारे सवाल थे बिजनेस से रिलेटेड, स्पेशली बिजनेस एडवाइजरी के ऊपर सबसे मेन क्वेश्चन था जिसे आपने क्लियर किया। आज इस पॉडकास्ट के थ्रू जो लोग नहीं जानते क्या होता है बिजनेस एडवाइज़र, वो जान जाएंगे, क्योंकि अक्षय सर इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस एडवाइज़र। और मेरे सारे क्वेरीज तो इस पॉडकास्ट के साथ खत्म होती है। थैंक यू आप श्वेता। लोगों के भी सभी सवालों के जवाब आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू मिल चुके होंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू शीतल, थैंक यू Thank you so अगेन फॉर much. हैविंग मी हियर।